नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। भारत को नरक बताने वाले बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्री से तीखे सवाल, दी सफाई। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला, हॉर्मुज के पास बोट्स को निशाना बनाया। दलितों पर राहुल गांधी का बयान, मानी कांग्रेस की पुरानी गलती, यूपी चुनाव पर नजर। कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा हुई तेज, सिद्धारमैया शिव कुमार दिल्ली तलब, होगी बड़ी बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर सवाल किए गए। पत्रकारों ने तीखे और लगातार सवाल पूछे, जिसकी वजह से रूबियो को थोड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। सवाल इस बात पर था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक अप्रवासी विरोधी पोस्ट को दोबारा शेयर किया था, जिसमें भारत को एक नरक यानी हेल होल बताया गया था। सोमवार को पत्रकारों को जवाब देते हुए मिस्टर रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत से बहुत प्यार करते हैं, वो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने अपने सबसे करीबी सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाकर भेजा है, जो राष्ट्रपति के बेहद करीब हैं। इंटरनेट पर चल रही बातों को आम बताते हुए उन्होंने आगे कहा, मेरा मतलब है कि दुर्भाग्य से दुनिया के हर देश में लोग सोशल मीडिया पर हर समय ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लिखते रहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव के बीच आज एक साल बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हो रही है, जहां आपसी भरोसा बहाल करने और आगामी शिखर सम्मेलन पर चर्चा होगी। इस बैठक की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। ये सभी नेता पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस बार की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में अमेरिका और भारत के रिश्तों में काफी तनाव देखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैक्स लगा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां भी की थी। इसी वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत दौरे पर पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि क्वाड को मजबूत करने से पहले भारत और अमेरिका को अपना आपसी भरोसा दोबारा बहाल करना होगा। एक तरफ अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा का हवाला देकर ईरान पर हवाई हमले किए हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई देशों के सामने इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने की नई शर्त रख दी। दरअसल अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किए। इस हमले में मिसाइल लॉन्च पैड और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावें तबाह कर दी गई हैं। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने यह कार्रवाई अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए की है। हालांकि सेना का कहना है कि वो अभी युद्ध विराम का पूरा पालन कर रहे हैं। इस हमले के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन इस समझौते को लेकर ट्रंप ने एक नई और बड़ी शर्त रख दी। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए कई देशों को एक समझौता मानना होगा। इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड है, जिसका मकसद इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करना है। ट्रंप ने मांग की है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश तुरंत इस पर दस्तखत करें। इसके साथ ही उन्होंने तुर्की, मिस्र, कतर और जॉर्डन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया। ट्रंप की इस नई शर्त ने पूरी दुनिया के राजनीतिकों को उलझा दिया है। दरअसल खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता ईरान पर और सख्त कार्रवाई चाहते हैं। इसी दबाव के चलते ट्रंप ने इतनी बड़ी शर्त बातचीत के बीच में रख दी है। अब देखना होगा कि ईरान और बाकी देश ट्रंप की इस नई मांग पर क्या फैसला लेते हैं। राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस की पुरानी गलतियों के कारण ही दलित वोट बैंक वाली पार्टी मजबूत हुई और वो आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर दलितों को कांग्रेस में मुख्य भूमिका देने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मायावती की बसपा जैसी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 80 और 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों के लिए सही कदम उठाए होते तो वो दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं जाते। हालांकि अब कांग्रेस अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अब कांग्रेस के भीतर दलित नेताओं को मुख्य भूमिका दी जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने आगे कहा कि कांशीराम ने दलित समाज को एकजुट कर उनमें आत्मविश्वास जगाने का बड़ा काम किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है तो दूसरी तरफ दलितों के अधिकार ही छीन रही है। राहुल गांधी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है।
कर्नाटक कांग्रेस में पिछले 3 साल से चल रहे सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए आला कमान ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया है, जहां मुख्यमंत्री बदलने के ढाई साल के कथित फॉर्मूले और कैबिनेट फेरबदल पर अंतिम फैसला होना है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों नेताओं से बात करेंगे। सिद्धरामैया का पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज में बहुत मजबूत आधार माना जाता है। वहीं शिवकुमार के समर्थकों का तर्क है कि सिद्धरामैया की उम्र अब 78 साल हो चुकी है। ऐसे में पार्टी 2028 का विधानसभा चुनाव किसी बुजुर्ग नेता के भरोसे नहीं लड़ सकती। खुद सिद्धरामैया का कहना है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन बैठक का एजेंडा उन्हें नहीं पता। अब देखना होगा इस बैठक के बाद कर्नाटक की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर सत्ताधारी दल टीवीके का दामन थाम लिया, जिस पर विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने सरकार बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इस्तीफा देने वालों में मधुरंतकम, पेरुंदरई और धारापुरम के विधायक शामिल हैं। विधानसभा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद इन नेताओं ने एक बड़ा कदम उठाया। ये तीनों नेता सीधे पीडब्ल्यूडी मंत्री आधाबा अर्जुना से मिलने सचिवालय पहुंचे। वहां तीनों पूर्व विधायकों ने आधिकारिक तौर पर तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ज्वाइन कर ली। इस बड़े उलटफेर के बाद अब विधानसभा में अन्ना द्रमुक की ताकत घटकर सिर्फ 44 रह गई। इस दल बदल पर अन्ना द्रमुक के महासचिव एडापड्डी पलानीस्वामी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सत्ताधारी टीवीके पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का गंभीर आरोप लगाया। पलानीस्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर इस्तीफा हुआ और फर्स्ट फ्लोर पर सदस्यता मिल गई। उन्होंने सिनेमा के एक बड़े चेहरे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। पलानीस्वामी ने कहा कि राजनीति में शुचिता का दावा करने वाले अब सरकार बचाने के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अन्ना द्रमुक को खत्म करने का उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तमिलनाडु के सियासी उलटफेर पर डीवी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने तीखा हमला करते हुए सत्ताधारी टीवीके पर सचिवालय के भीतर घोड़े की रफ्तार से विधायकों की खरीद फरोख्त करने और कांग्रेस पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि खुद को साफ सुथरी बताने वाली टीवीके का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर इस सियासी ड्रामे की 3 कड़ियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले टीवीके ने डीएमके के सहयोगियों से समर्थन मांगा, उसके बाद सरकार बचाने के लिए अन्ना द्रमुक के विधायकों से सौदेबाजी की गई और अब तीसरे सीन में सचिवालय के भीतर ही विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। स्टालिन ने जनता से पूछा कि क्या लोगों ने ऐसे शर्मनाक सीन देखने के लिए वोट दिया था। इस दौरान स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी के दोहरे रुख पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एनडीए से समर्थन न लेने की शर्त पर टीवीके को समर्थन दिया था, लेकिन अब वही कांग्रेस इस खरीद फरोख्त वाली सरकार में मजे से शामिल है। इसी बीच डीएमके नेता आरएस भारती ने भी इस दल बदल पर तीखा तंज कसा। भारती ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति में अब आया राम गया राम का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के इतिहास में ऐसी गंदी राजनीति पहले कभी नहीं देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक कर दिया है, जिसके खिलाफ उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले 30 साल के अभिजीत ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्हें भारत में रह रहे अपने परिवार की सुरक्षा की काफी चिंता सता रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को जमीन खाली कराने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये जमीन जरूरी है। इस आदेश के खिलाफ क्लब के सदस्य और कर्मचारी संघ कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्लब के सदस्यों की तरफ से अदालत में पैरवी की है। याचिका में दलील दी गई है कि सरकार का ये नोटिस बिना किसी मुआवजे के है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं कर्मचारी संघ ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस फैसले में वहां काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के भविष्य पर बिल्कुल विचार नहीं किया। क्लब का कहना है कि साल 2009 में खुद सरकार ने एक चिट्ठी के जरिए उसके मालिकाना हक को दोबारा बहाल किया था। ऐसे में इतने पुराने मालिकाना हक को बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि लुटियंस दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक क्लब के भविष्य पर हाईकोर्ट क्या अंतरिम आदेश जारी करता है। सीबीएसई के नए डिजिटल चेकिंग सिस्टम में भारी गड़बड़ी और रिजल्ट खराब होने के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। वहीं विपक्ष ने इसे लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस साल बोर्ड ने कॉपियां जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था। इस नए सिस्टम की वजह से लाखों छात्रों का रिजल्ट खराब होने का आरोप है। छात्रों और माता पिता का कहना है कि डिजिटल चेकिंग में भारी लापरवाही हुई है। एक छात्र ने दावा किया कि उसे किसी दूसरे बच्चे की कॉपी थमा दी गई। कई कॉपियों में
पन्ने धुंधले थे और कुछ में सप्लीमेंट्री शीट ही गायब थी। इस बड़े विवाद के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई से जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि इस तकनीकी खामी को सुधारने के लिए आईआईटी की मदद ली जाएगी। आईआईटी मद्रास और कानपुर की टीमें इस पूरे डिजिटल सिस्टम की जांच करेंगी। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब देश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पूरी तैयारी के ऐसा सिस्टम क्यों लागू किया गया। इस साल 12वीं का पास प्रतिशत भी पिछले साल के मुकाबले गिर गया है। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.